All right. Good morning, बच्चों. Today, the chapter that we are reading is Unit 1, Chapter 6. हम Unit 1, Chapter 6 आज पढ़ने वाले हैं. The Alchemy of Nature. Alchemy क्या होता है? Alchemy होता है जादू. Alchemy एक केमिस्ट्री का भी टर्म है जिसमें हम दूसरे मेटल्स, दूसरे धातुओं को चेंज करके हम उनसे सोना बनाते हैं. इसलिए इसको जादू के लिए भी यूज करते हैं, इसको उस प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं केमिस्ट्री का, जिसमें तुम धातुओं से अलग अलग धातुओं से तुम सोना बना सकते हो. तो एल्केमी ऑफ नेचर. तो एल्केमी कहाँ है? एल्केमी नेचर, प्रकृति में है. और वो क्यों एल्केमी कह रहे हैं नेचर को, पढ़ते हैं. लेट्स फाइंड आउट. ठीक है. रीअरेंज, पहले ये वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. Rearrange the good qualities in each set so that the first letter of each word should make a meaningful word. Join the sets and get the message. तो ये एक गेम की तरह है. ठीक है. जैसे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, अडेप्टेबल, टॉलरेंट, नीट, इंकरेजिंग, रिसोर्सफुल, इन सबका एक एक अल्फाबेट अगर आप ले लेते हैं, आर, ई, टी, ए और यू, और इनको रीअरेंज करते हैं तो आपको वर्ड मिलेगा नेचर. नेचर मतलब प्रकृति, जो हमारे प्रकृति जो हमारे आसपास है ना. सेल्फलेस इंस्पायरिंग, किसी को इंस्पायर करना. सेल्फलेस इंस्पायरिंग, आई एस. नेचर इज, ये हो गया वाई एम से बन जाएगा माई. और अफेक्शनेट, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, अर्नेस्ट, ऑनेस्ट, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, इन अल्फाबेट से बन जाएगा हार्ट. अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो पहले सेट से नेचर बनेगा, दूसरे से बनेगा इस, तीसरे से बनेगा माय, और फोर्थ से बनेगा हार्ट. तो मैसेज क्या है इसमें? मैसेज है नेचर इज माय हार्ट. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये एक्टिविटीज इसलिए जरूरी हैं कि जब हम ये करते हैं तो हमारे दिमाग में खूब सारे शब्द आ जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, और वो वर्ड्स फिर हमें सोचने के लिए हमें शब्द चाहिए, लिखने के लिए हमें शब्द चाहिए, है ना. तो हमारे लिए आसान हो जाता है सोचना और बोलना और लिखना अगर हमारे पास शब्द हैं. तो इस एक्टिविटी से हमें वर्ड्स याद आ जाते हैं, शब्द याद आ जाते हैं. ठीक है. ओके. Various aspects of nature have special features that make them different from each other. तो प्रकृति में बहुत सारी चीजें होती हैं और उन सब में कुछ ना कुछ फर्क होता है. ठीक है. जैसे पक्षी उड़ते हैं, एनिमल्स चलते हैं, जमीन है, पानी है, पेड़ है, एनिमल्स हैं. पेड़ एक जगह खड़े रहते हैं, इंसेक्ट्स जमीन के अंदर भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं. एनिमल्स सिर्फ जमीन के ज्यादातर ऊपर ही रहते हैं, हाइबरनेशन में, या वो गड्ढों में रह सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट जितना अंदर नहीं जा सकते. तो इन सब फीचर्स के अपने अपने
अलग अलग क्वालिटीज है। जैसे लैंड का क्या है, लैंड का अपना टेम्परेचर है, हर जगह आप देखोगे। सॉइल का अपना कलर होता है, मिट्टी का अपना रंग होता है, हर जगह के अपने अपने क्वालिटीज हैं। ठीक है, ये लैंड के फीचर्स हो गए। पानी के क्या है, टेस्ट, फ्लो, कलर, क्लैरिटी एंड सोर्स। पानी का टेस्ट क्या है, पानी कहाँ से आ रहा है, पानी का कलर क्या है, कितना साफ है, कितना आ, और वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। एक नदी है, एक कोई कुआं है, या कोई समुद्र है, कहाँ से वो पानी आ रहा है। ठीक है, ये क्वालिटीज हो गई वाटर की। अब ट्रीज की अपनी क्वालिटी होती है। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं ट्रीज के, हर ट्री की अपनी हाइट होती है ना। कोई छोटा पौधा होता है, कोई थोड़ा बड़ा होता है, कोई थोड़ा और बड़ा होता है, कुछ बहुत बड़े होते हैं। और उनकी शेप का भी फर्क होता है, उनके पत्तों का भी फर्क होता है, उनका तना कैसा है वो भी अलग होता है। कुछ पेड़ फूल देते हैं, कुछ फल देते हैं, कुछ फल फूल दोनों देते हैं। और कुछ फल किसी मौसम में आते हैं, कुछ फूल किसी मौसम में आते हैं, कुछ कुछ सर्दियों में आते हैं, कुछ गर्मियों में आते हैं, कुछ बरसात में आते हैं। तो सबका फ्लावरिंग सीजन अपना अपना होता है। ठीक है, ये फीचर्स हो गए ट्रीज के। एनिमल्स, एनिमल्स के अपने क्या फीचर्स होते हैं, वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, छोटे बड़े, जमीन के ऊपर रहने वाले, जमीन के अंदर रहने वाले। उनके खान पान में फर्क हो सकता है, उनका स्वभाव में फर्क हो सकता है, और उनका रिप्रोडक्शन साइकिल अलग हो सकती है ना। कुछ जैसे पेंगुइन है, डक्स हैं, कुछ कुछ जानवर अंडे देते हैं, कुछ जानवर बच्चे देते हैं, कुछ का जेस्टेशन पीरियड 2 महीने होता है, 3 महीने होता है किसी का। जैसे हाथी का सबसे ज्यादा जेस्टेशन पीरियड होता है। तो हर जानवर का अलग अलग रूटीन और साइकिल है। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अपने क्या फीचर्स हैं। कुछ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट की 6 टांगे होती हैं, किसी की 8 टांगे होती हैं। इंसेक्ट्स किसको कहते हैं, कीटक। तो ये हर इंसेक्ट के अपना अपना अलग अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको आता है। आप यहाँ पे ए से किसी एनिमल का नाम लिख सकते हैं, एंट, एंटिलोप। बी से लिख सकते हैं बेर, सी से लिख सकते हैं चीता, डी से लिख सकते हैं डक। तो ऐसे करके आप लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स के आप बर्ड्स, उनके नाम A to Z आप लिख सकते हैं। अगर किसी अल्फाबेट से नहीं लिख पाते तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए, लेकिन जितना हो सके सबसे लिखिए, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। ठीक है, ओके। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, द एल्केमी ऑफ नेचर। नेचर एक ऐसी जादुई चीज है जो मिट्टी को सोना बना देती है। मिट्टी को सोना बनाने का क्या मतलब है, कि सिर्फ अलग अलग धातु है, पानी है, मिट्टी है, बीज है, हवा है, लेकिन जो
धरती है, जो नेचर है, वो उन सबको जोड़ के एक नया जीव बना देती है, एक पेड़ बना देती है, एक पौधा बना देती है, एक जानवर बना देती है, एक पक्षी बना देती है। तो ये सब प्रकृति का ही जादू है। To see the world in a grain of sand and heaven in a wild flower. Hold eternity in the palm of your hand and eternity in an hour. तो वो यही कहते हैं कि नेचर से ज्यादा सुंदर, ज्यादा समझदार, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा गंभीर कुछ भी नहीं है। कहते हैं जब तुम एक दाना, अपनी मिट्टी का दाना अपनी हथेली पे लेते हो, तो तुमने सारे ब्रह्मांड को अपने हाथ पे लिया हुआ है। और एक जंगली फूल में भी स्वर्ग बसा है। तो उनका कहने का मतलब है कि प्रकृति की एक एक चीज बहुत सुंदर है, बहुत जादुई है। जो हम और आप चाहें तो हम एक पेड़ नहीं बना सकते, हम एक फूल नहीं बना सकते, हम कोई जानवर नहीं बना सकते, ये प्रकृति ही कर सकती है। तो वो क्या कहते हैं, समथिंग एज टाइनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड कैन स्पार्क ऑफ द आइडिया और इमेजिनेशन that is of huge significance to the world. कहते एक छोटी सी चीज से प्रभावित होकर कोई बहुत बड़ा विचार, बहुत बड़ा कोई इन्वेंशन, कोई बन सकता है। इन्वेंशन मतलब कुछ, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। आविष्कार और खोज। तो एक छोटी सी मिट्टी के दाने से कुछ बहुत बड़ी खोज हो सकती है, कोई बहुत बड़ा आविष्कार हो सकता है। तो हमें इंस्पायर होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती। किसी भी नई चीज का आविष्कार करने के लिए कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत किसकी जननी है, आविष्कार की जननी है। Okay, one can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever. तो हमें स्वर्ग ढूंढने के लिए, हमें खुशी ढूंढने के लिए, हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। हम एक छोटे से फूल में भी सुंदरता ढूंढ सकते हैं, शांति ढूंढ सकते हैं, खुशी ढूंढ सकते हैं, है ना। बस हमें देखने का नजरिया चाहिए, देखने की नीयत चाहिए और नजरिया चाहिए। हम हमें देखना आना चाहिए, है ना। ओके, इन्फिनिटी क्या होता है, एंडलेस स्पेस। सारी दुनिया, सारी प्रकृति, लेकिन आप सारी प्रकृति को एक कण में महसूस कर सकते हैं, है ना। हम कैसे अमर हो सकते हैं, इतने महान लोग हैं, उनको हम आज भी याद करते हैं। हम महात्मा गांधी जी को अभी तक याद करते हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी को के बारे में पढ़ते हैं, उनका गुणगान करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इतने लोग हैं
जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े कार्य किए कि उनको दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो हम अमर कैसे हो सकते हैं? अच्छे कर्म करके। ओके, ये कहानी है अब। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well being. Nature soothes and nurtures. Nature fills and motivates. Nature whispers and commands. कहते जब भी हमें आराम करना होता है, हमें शांति चाहिए, हमें खुशी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम घूमने निकल जाते हैं, सैर पे निकल जाते हैं, खुली हवा में। हम बाग में जाके बैठ जाते हैं, हम सड़क के किनारे सैर करने, जहाँ हरियाली हो, जहाँ पक्षी हो, जहाँ जानवर हो, जहाँ नेचर हो, प्रकृति किसी भी रूप में हो, वहां हमें शांति मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमें आराम मिलता है। तो नेचर, प्रकृति हमें हमें शांत करती है, हमारा कल्याण करती है, हमारा पोषण करती है और हमें प्रेरित करती है। Are you listening? When I do, it leaves me with complete awe. कहते जब मैं सुनता हूँ, जब मैं नेचर की आवाज सुनता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ, अपने आसपास देखता हूँ, चीजें समझता हूँ, तो मुझे इस बात पे, नेचर को देखकर बहुत ही चकित हो जाता हूँ। तो नेचर का जादू देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है। अब ये बताएंगे कैसे आश्चर्य होता है? ओ मतलब आश्चर्य, इनहैंस मतलब बढ़ाना, इंस्टिंक्टिवली मतलब बिना सोचे समझे कोई चीज जो आप अपने सहज स्वभाव में करते हैं, उसको कहते हैं इंस्टिंक्टिवली। अब ये अपना एक वो बताते हैं। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। एवरी fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. हिबिस्कस होता है ये वाला फूल। ये अलग अलग कलर्स में आता है, सफेद भी होता है। गुड़हल का फूल, गुड़हल का जो फूल होता है उसको हिबिस्कस कहते हैं। तो वो वाइट भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और पिंक भी हो सकता है। गुड़हल के फूल को हिबिस्कस कहते हैं। उसके बारे में हमें वो बता रहे हैं कि उनके घर में एक गुड़हल के फूल का पौधा था। We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. टेंडर मतलब सॉफ्ट, ब्राइट मतलब बहुत ही सुंदर, मनमोहक, चमकीला रंग, और बिग मतलब बड़ा। तो कहते हैं हर 15 दिन में एक उसपे बहुत ही प्यारा, सुंदर, बड़ा और मनमोहक फूल आता है। Throughout the day, it smiles with the sun and dances with the wind, but as the evening approaches, it starts wilting. तो कहते हैं वो सुबह सुबह बहुत अच्छे से सुंदर सा खिलता है और पूरा दिन धूप में वो खूब स्माइल करता है और हवा में लहलहाता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वो मुरझाने लगता है और अगले दिन क्या होता है, वो पूरी तरह मुरझा के
टूट के बिखर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो ये नेचर की साइकिल है कि एक दिन सुंदर सा फूल खुलता है, खिलता है और फिर वो मुरझा जाता है। ओके, देखो हमने जो पहले देखे थे कैसे खिले हुए फूल थे, अब ये फूल मुरझाने लगा है ना। ये अब धीरे धीरे डल होने लगा है, फूल बंद होने लगा है, अब उतना रंगीन बड़ा सुंदर और फ्रेश नहीं रहा है। आप देख रहे हैं, ये एक ताजा फूल है और ये जब वो मुरझाने लगता है, पुराना हो जाता है तो कैसा लगता है। तो वो कहते हैं कि जब आता है फूल तो बहुत सुंदर, रंगीन और बहुत ही आकर्षक होता है, लेकिन धीरे धीरे अगले दिन तक वो शाम तक मुरझाने लगता है। ये देखो, ये पूरी तरह मुरझाया नहीं है, लेकिन मुरझाना इस पौधे का, इस फूल का शुरू हो गया है। और फिर वो अगले दिन बिल्कुल टूट कर बिखर जाएगा और मिट्टी में समा जाएगा। उसको कहते हैं विल्टिंग। विल्टिंग मतलब मुरझाना, और विदर कंप्लीटली मतलब पूरी तरह टूटकर मिट्टी में मिल गया। The morning again it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. तो कहते अगले दिन शाम तक वो पूरी तरह धरती में, मिट्टी में मिल जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है और पूरी तरह मिट्टी में लीन हो जाता है। The morning after, अच्छा, it withers completely and by evening it falls and becomes one with the earth again. तो वो मिट्टी से निकला था और वापस मिट्टी में समा जाता है। The flower comes to life only for a day, and yet it does so with full splendor. What if we lived our lives? What if we too lived our lives, however short, to the fullest? Splendor, splendor होता है अपनी अपनी अपने बेस्ट तरीके से जीना, अपने वैभव से जिंदगी जीना। तो वो कहते हैं वो फूल सिर्फ एक दिन के लिए जीता है, लेकिन पूरी वैभव से, पूरी खुशी से, पूरी चमक से और पूरे मजे से वो अपना, जो वो एक दिन जीता है उसको अच्छे से जीता है। कहते कि अगर हम लोग इंसान भी लंबी जिंदगी के बजाय ये सोचे कि हमारी जिंदगी जितनी भी लंबी है वो अच्छी गुजरे, खुशी से गुजरे, प्यार भरी हो, तो ऐसा अगर हम भी उस फूल की तरह जी पाए तो जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती है, कितनी वैभवशील हो सकती है। We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by water. कहते हम एक रॉकी बीच पे गए तो वहां हमने देखा बहुत ही सुंदर आलीशान समुद्र, और वहां पे बड़े सुंदर सुंदर पत्थर, और देखा जिन पत्थरों पे पानी लगता है वो पानी लग लग के पत्थर के किनारे सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत ही चारों तरफ से चिकने पत्थर हो जाते हैं। चुभने वाले जो उसके साइड्स होते हैं वो नहीं होते हैं। पहाड़ों पे आप जाओगे तो वहां पे बहुत नोकीले नोकीले पत्थर मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप पानी के आसपास जाएंगे तो आप देखेंगे वहां के पत्थर गोल होते हैं और उनमें नोक नोक कम निकली होती है या नहीं होती है, और वो धीरे धीरे बिल्कुल गोल हो जाते हैं।
आपको एक रॉकी बीच का मैं चित्र दिखा देती हूँ। ये देखेंगे आप, यहाँ पे रॉकी बीच पे बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन ये सारे पत्थर आप देखेंगे, ये देखो, ये सब, इनमें नोकीला शायद ही कोई पत्थर होगा, सब पत्थर गोल है। वो कैसे होते हैं? पानी की पछाड़ लग लग के धीरे धीरे उनके नोकीले कोने खत्म हो जाते हैं। तो और ये बीच है और इस पे खूब सारे रॉक्स हैं और आप देख रहे हैं समुद्र है इस तरफ, तो इसको एक रॉकी बीच ऐसी लगती है। तो वो ऐसी किसी बीच की बात कर रहे हैं कि वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। मैजेस्टिक मतलब आलीशान, बड़ा, सुंदर, खूबसूरत। तो एक बहुत ही आलीशान ओशन है और वहां पर गोल गोल सुंदर से पत्थर हैं जो कैसे कार्व और स्कल्प्ट हुए, पानी से लग लग कर उनकी शेप चेंज हुई है। वाटर इज सो जेंटल, rock so hard, and yet as the water flows over it every day, the rock gives in. कहते प्रकृति का जादू देखिए, पानी कितना सॉफ्ट होता है, पत्थर कितना सख्त होता है, लेकिन धीरे 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 रोज जब पानी उस पत्थर पे लगता है, तो पानी जैसी चीज भी पत्थर को भी नरम कर देती है, गोल कर देती है और उसकी पूरी शेप बदल देती है, पानी जैसी चीज। और जो राइटर है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई जो प्रकृति है वो कितनी जादुई है। तो कितनी सुंदर बात कही है कि वो कहते हैं पत्थर इतना सख्त होता है, लेकिन पानी जैसी चीज भी धीरे 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 उसको गोल कर सकती है, उसकी शेप बदल सकती है, उसको सुंदर बना सकती है। तो हमारी समस्याएं बहुत बड़ी होती है, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर हम पानी की तरह लगे रहे, कोशिश करते रहे, तो हम भी अपनी मुसीबतों पर, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या छोटी है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी समस्या छोटी है, वो कह रहे आपकी समस्या बड़ी भी हो तो भी अगर आप पानी और पत्थर से कुछ सीखें, तो अगर आप लगे रहें, अगर आप कोशिश करते रहें, अगर आप हिम्मत ना हारे, तो आप किसी भी मुसीबत पे अपना के ऊपर आप कंट्रोल पा सकते हैं, आप समाधान पा सकते हैं। प्रकृति से कितने सुंदर सुंदर सीख निकाल के ला रहे हैं राइटर, है ना? We saw small bits of grass peeping through the small cracks on a concrete pavement. कहते हैं पक्का है, और लेकिन उसमें से भी छोटे से क्रैक में से क्या हो रहा है? एक पौधा उग रहा है।
कह रहे तो नेचर कितना पावरफुल है। तो प्रकृति को जहां जगह मिले, प्रकृति अपने लिए जगह बना लेती है। ये देखो, दीवार है, टूटी हुई है, पक्की है, लेकिन वहां से भी, कहीं से, बीच में से इस पौधे ने जन्म ले लिया। इसीलिए उन्होंने नेचर को एल्केमी बोला है, जादुई बोला है, स्पेशल बोला है। ये देखो, एक पूरा पक्का है, कंक्रीट का बना हुआ है, छोटा सा गैप निकला, उसमें से भी बाहर निकल के इस पौधे ने जन्म ले लिया। है ना प्रकृति बहुत गजब की चीज। और ऐसे ही कुछ तुम देखोगे कि बड़े 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 पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे, बड़े ट्रीज भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। कंक्रीट में आपने देखे होंगे, सड़क के साथ में आसपास पक्का है, लेकिन देखिए ना आपने, इस तरह के आसपास पूरा पक्का है, लेकिन तना, पेड़ वहां पे भी पनप रहा है, ग्रो कर रहा है। तो नेचर बहुत ही गजब है, बहुत ही जादुई है और बहुत ही ताकतवर है। तो वो कहते हैं कि हमें नेचर से सीखना चाहिए। देखो, पूरी सड़क है, पूरा पक्का है, लेकिन उसमें से भी बीच में से एक पौधा कहीं से निकल के आ गया। ओके, it left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और वो सीख क्या है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उसमें कोई छोटा सा रास्ता निकल ही सकता है, छोटी सी राहत, कोई रोशनी की किरण अगर हम ढूंढे तो हम ढूंढ सकते हैं। ओके, we saw a tree bare of all the leaves in winter months. हमने कितनी बार देखे ना, जब पतझड़ होती है, एक भी पत्ता उस पे नहीं होता, बिल्कुल सूखा ठूंठ हो जाता है। अब लगता है कि ये पेड़ सूख गया, ये तो लाइफलेस हो गया, है ना। ऐसे देखिए ना हमने पेड़, जब एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं होता, बिल्कुल ऐसा लगता है ये सूखा ठूंठ है, इस पे कोई भी लाइफ नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर स्प्रिंग आती है, और फिर ताजा पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, और फिर उन पत्तों के साथ फूल भी आ जाते हैं, और बहुत ही एक सुंदर नजारा होता है। जिस पेड़ पे जो जिस तरह के पत्ते लगते हैं, जिस तरह के फूल लगते हैं, प्रकृति दोबारा से लहलहाने लगती है, सुंदर हो जाती है, रंगीन हो जाती है, और जिंदा हो जाती है, कलरफुल हो जाती है। और पेड़ों पे पक्षियों का भी निवास शुरू हो जाता है। जब पत्ते नहीं होते हैं तो वो पेड़ों पर नहीं बैठ पाते, लेकिन जैसे ही पत्ते और फल फूल आते हैं तो उसके साथ पक्षियों की भी चहचहाहट शुरू हो जाती है। तो कहते हैं जब वो सारे पत्ते गिर गए तो हमें लगा कि ये पेड़ तो गया, ये तो नहीं बचेगा, इसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन कुछ ही महीने में के बाद जैसे ही स्प्रिंग आता है, उसी ट्री पर, उसी पेड़ पर खूब सारे पत्ते, खूब सारे फल, खूब सारे फूल, मौसम अनुसार
आ जाते हैं और वो वापस जिंदा हो जाता है। तो वो फिर अपने आप को उसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर हम भी, हमारे पे भी मुसीबत आती है, हम भी पतझड़ जैसे समय से गुजरते हैं, लेकिन अगर हम डटे रहे, अगर हम हार ना माने, अगर हम कमजोर ना महसूस करें, तो हम भी उस समस्या से निकलकर आगे हम विजय हो सकते हैं और उससे बाहर निकलकर अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। वो एक छोटा सा मुश्किल समय था जो बीत गया। है ना? इसमें भी वो एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर सीख देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने, इस चैप्टर का नाम है एल्केमी इन नेचर। वो कहते हैं कि चारों तरफ कैसा जादू है प्रकृति में। एक पेड़ जो लगता है खत्म हो गया, उस पे एक भी पत्ता नहीं है, बिल्कुल सूखने लगा है, और वो वापस हरा भरा हो जाता है। कहीं बिल्कुल कंक्रीट है, पक्का है, कोई कच्ची जमीन नहीं है, वहां से कहीं से एक छोटा सा पौधा निकल आएगा, छोटी सी घास निकल आएगी। और एक फूल है जो एक ही दिन जीता है, लेकिन पूरी आलिशान, पूरे मैजेस्टिक तरीके से अपनी जिंदगी जीता है। उसको लगता है जिंदगी चाहे लंबी ना हो, पर सुंदर होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए। तो हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है प्रकृति से। अब वो आखिर में बात करते हैं चींटियों की। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it quite a distance. Their teamwork and perseverance was impressive. तो एंट बहुत छोटी सी होती है, छोटी सी चींटी होती है, पर जब वो मिल के खूब सारी चींटी क्या करती है, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो अपने से कई गुना जो एक मक्खी है या कोई और जानवर है, उसको उठा पाते हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखो, जैसे ये छोटी सी चींटी है और कितना बड़ा पत्ता उठा के अपने पीछे चल रही है। ये देखो, ये एक कोई छोटा सा कोई कीड़ा है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा है, तो वो इतनी सारी चींटी मिलकर उस एक कीड़े को उठा रही है। इसीलिए कहते हैं आर्मी ऑफ एंट्स। आर्मी ऑफ एंट्स, इनको आर्मी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक साथ चलती है। ये देखो, Every year, 200 and the jungle's top predator is on patrol. No, not these guys. They're just pussycats. This forest is haunted by something far deadlier. A creature that can kill. And it's not just one of them. It's a swarm. Army ants. Each one is only half an inch. But when 500,000 are on the march, they destroy any bug in their path. इतनी सारी चींटी मिलकर एक इतने बड़े जानवर को And once they decimated one area, तो चींटियां इसीलिए आर्मी ऑफ एंट्स कहते हैं,
इतनी सारी चींटियां मिलकर एक बहुत बड़े किसी भी कीड़े को, किसी भी फ्लाई को, जैसे आपने अभी वीडियो में देखा, उसको उठा सकती है। और वो क्या करती है, मिल के चारों तरफ से उसको उठाएंगी और फिर उठा के चल देंगी। अकेली चींटी नहीं उठा सकती, बट क्योंकि वो टीम में काम करती हैं, वो एक साथ काम करती हैं, आपने जैसे अभी वीडियो में देखा, तो उनके लिए वो मुश्किल काम आसान हो जाता है। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं स्पाइडर वेब्स की। स्पाइडर वेब्स जो मकड़ी के जाल होते हैं, कितने बारीक और कितने डेलिकेट होते हैं, आराम से टूट जाने वाले, लेकिन उस पे स्पाइडर आराम से रहती है, और वो क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है। तो नेचर में जो जो जादू है, जो जो गजब की चीजें हैं, उन सब के बारे में उन्होंने बात की है। और वो कहते हैं अगर हम प्रकृति के जो अद्भुत सीख है, अगर हम उसको दिमाग में रखें, तो हमारी जिंदगी भी बहुत अद्भुत हो सकती है। हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। है ना? तो कितनी सुंदर बात उन्होंने बोली है, एक बार ये दोबारा सुन लेते हैं। तो ये पूरे चैप्टर में हमने यही सीखा है कि हम सोना कैसे बन सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है एल्केमी ऑफ नेचर। नेचर एक ऐसी चीज है, अगर हम उससे सीखें तो हम सब बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, और हम जिंदगी में बहुत खुश रह सकते हैं। चलो अब एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन 1, 4, 5 एंड 6। तो व्हाट थिंग्स इन नेचर टीच अस द फॉलोइंग। तो कहते हैं हमें प्रकृति से क्या क्या सीखने को मिलता है। नेचर, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। हम जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। ये हमें किससे पता चलता है? हमें पता चलता है एंड से, कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सनसेट सनराइज से हम क्या सीखते हैं? कि जो समस्या शुरू हुई है वो खत्म भी होगी। नथिंग इज परमानेंट। जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो समस्या भी परमानेंट नहीं है, ये समय भी बीत जाएगा। ट्रीज से हम क्या सीखते हैं? कि हम्बल बनो, एडजस्ट करो, घमंड मत लाओ। जिस पेड़ पर फल होता है, वो पेड़ फल से झुक जाता है। तो हमें झुकना सीखना चाहिए, हमें हम्बल होना सीखना चाहिए। हमें घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। बीज, हम मक्खियों से क्या सीखते हैं? मधुमक्खियों से, जब वो फूल देखती हैं तो वो उनका रस
लेकर शहद बनाती हैं। तो बेस्ट यूज ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। कैटरपिलर से क्या सीखते हैं? बी परसिस्टेंट। बी से क्या सीखते हैं? कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो काम हल्का हो जाता है। और मकड़ी से क्या सीखते हैं? कि अगर कोई चीज डेलिकेट है तो जरूरी नहीं है कमजोर हो। नाजुक होना कमजोर होना नहीं है। नाजुक होने के बाद भी हम मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आप इसमें देख सकते हैं, मैंने आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 है कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ वाटर एंड रॉक। आपने देखा कि पानी और रॉक में के फीचर्स में कितना ज्यादा फर्क है। पानी लिक्विड है, रॉक सॉलिड है। पानी बहता है, रॉक एक जगह रहता है। रॉक सख्त है और पानी गीला है तो नरम है, सॉफ्ट है। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, राइटर ने नेचर की स्पेशल फीचर्स जो डिस्क्राइब किए यहाँ पे, ऐसे ही आपको, जैसे आपने क्वेश्चन 1 किया है, ऐसे ही आपको सोच समझकर क्वेश्चन 6 के आंसर्स निकालने हैं कि हम कैटरपिलर से क्या सीखते हैं, बी से क्या सीखते हैं, हम स्पाइडर से क्या सीखते हैं, हम नेचर के किस हिस्से से क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्स आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। इसमें आपके क्वेश्चंस हैं जो बुक के पीछे, उन सब के आंसर्स हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने यूनिट 1 चैप्टर 6 पढ़ा, एल्केमी, द एल्केमी ऑफ नेचर। हमने वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस की, हमने चैप्टर पढ़ा और फिर हमने चैप्टर के एंड में जो इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस हैं हमने वो किए। ठीक है बेटा, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।